वेलकम टू पी अग्रवाल एडिटोरियल्स। तो आज हम जो फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं वो है द पोस्ट ऑफ डिप्टी स्पीकर इज़ नॉट सिंबॉलिक और ऑप्शनल। तो बेसिकली इस आर्टिकल में एक ओवरव्यू अगर हम लें तो क्या बात करी गई है कि जो डिप्टी स्पीकर की पोस्ट है वो कोई ऐसे मतलब सिर्फ ऑप्शनल नहीं है या मतलब उसका सिर्फ नाम की पोस्ट नहीं है, वो एक एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और वो खाली नहीं रहनी चाहिए। जो कि 17th लोकसभा में भी 2019 से 24 में भी 5 साल खाली रही, फिर 2024 से अब तक भी प्रेजेंट में भी खाली रही 18th लोकसभा में। तो 6 साल ऑलमोस्ट ऐसे हो गए हैं खाली रहे। तो ये ऐसे खाली नहीं रहनी चाहिए, इससे डेमोक्रेटिक जो बैलेंस है पार्लियामेंट का वो हमारा ख़राब होता है, डेमोक्रेसी जो है वो डिसबैलेंस होती है। और ये जो पोस्ट है आर्टिकल 93 में भी लिखा गया है कि एज सुन एज पॉसिबल इसे भर दिया जाना चाहिए। तो अब हम इसमें बात करें कि यही लिखा है इधर कि ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी है, सिर्फ नाम की पोस्ट नहीं है। आर्टिकल 93 में लिखा गया है कि एज सुन एज में भी ये भर देनी चाहिए। इससे एम्फेसाइज कर रहे हैं कि अर्जेंसी है, कॉन्टिन्यूटी, स्टेबिलिटी और बैलेंस बना रहता है लोकसभा की फंक्शनिंग में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के तौर पे इन्होंने बताया गया है कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे ये ओरिजिनेट हुई थी, तब इसको डिप्टी प्रेसिडेंट कहते थे। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस हमने फर्स्ट अपने डिप्टी स्पीकर इलेक्ट किए जो कि एम ए आया नागर थे। ये जो रूल है इनका क्रूशियल रहता है अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन कुछ मिस हैपनिंग स्पीकर के साथ हो जाती है। और वैसे भी सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ अगर वो अवेलेबल नहीं है तभी काम की हैं, वैसे भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेटीज़ और डिबेट्स को इम्पार्शली करने के लिए ये उसमें प्रिजाइड ओवर करते हैं, एक न्यूट्रल अथॉरिटी की तरह एक्ट करते हैं। और लॉयलिटी सब पार्टी मतलब इनकी लॉयलिटी किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए नहीं रखते हैं। तो ज़्यादातर ट्रेडिशन ये भी रहा है कि जो डिप्टी स्पीकर हैं वो अपोजिशन पार्टी के मेंबर होते हैं और इनका एम होता है कि पार्लियामेंट में एक ट्रस्ट लाया जाए। उससे क्या हो जाता है कि अगर स्पीकर चलो रूलिंग पार्टी के हैं, डिप्टी स्पीकर अपोजिशन पार्टी की होगी, तो आपस में सारे हार्मनी के साथ ट्रस्ट के साथ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं। करंट कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम तो वही हमने देखा कि कैसे 2019 से अभी तक खाली ही पड़ा है। और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं इसके कि अब जो पावर है वो रूलिंग पार्टी और स्पीकर के हाथ में कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। कोई हमारे पास ऑफिशियल सेकेंड इन कमांड नहीं है अगर कोई इमरजेंसी आ जाए। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैंडेट्स हैं उसका डिसरिस्पेक्ट है। नीड फॉर रिफॉर्म्स तो एक मैंडेटरी टाइम फ्रेम जैसे कि विद इन 60 डेज एग्जाम्पल ऐसे सेट कर दिया जाना चाहिए फॉर इलेक्टिंग डिप्टी स्पीकर। फिर या फिर हम ये कर सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो इनिशिएट करें इनका इलेक्शन प्रोसेस। और जो करंट एम्बिग्विटी है मस्ट बी एड्रेस टू प्रिजर्व डेमोक्रेटिक रेजिलियंस। तो कंक्लूजन यही है कि ये जो ऑफिस है ये काफ़ी एसेंशियल है अगर हमें इंडिया की डेमोक्रेसी की हेल्थ मेंटेन करनी है और ये जल्द से जल्द भर दी जानी चाहिए पोस्ट। नेक्स्ट आर्टिकल है रिफ्लेक्शंस ऑन पहलगाम द फाइट अगेंस्ट टेरर। तो बेसिकली इसमें ऑथर का जो मेन मोटिव है कहने का वो ये है कि स्कूल्स में हम अच्छे से पढ़ाएंगे, जो मतलब उनको ऐसा मानना है कि जो कश्मीर के लोग हैं वो मतलब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि उनके पास अनएम्प्लॉयमेंट है, पावर्टी है। तो वो लोग सिर्फ पैसे के लिए कह लो या फिर वैसे रेडिकलिज्म की तरफ मोटिवेट हो जाते हैं या फिर खुद मतलब उनको ऐसा लगता है कि अपना जो अपनी वो दिखाने के लिए कि हम मतलब तुमने हमारे साथ गलत किया या हमें अलग से रखा गया, तो अपनी रिजेंटमेंट दिखाने के लिए वो क्या करते हैं कि ऐसे सब रास्ते अपना लेते हैं। तो अगर हमें किसी से डिसएग्री भी करना है तो हमें नॉन वायलेंस के तरीके से डिसएग्री करना आना चाहिए। ऐसा इसमें थोड़ा बेसिक सिनेरियो है कि कैसे इमोशनल एम्पैथी और ये सब चीज़ें स्कूल में सिखाई जानी चाहिए। तो यही लिखा है कि कैसे इतनी अच्छी जो वैली है पहलगाम की उसको एक टेररिस्ट अटैक देखना पड़ा। और टेररिज्म को हम सिर्फ एक बॉर्डर इशू की तरह नहीं पर लेकिन एक डीपर सोसाइटल प्रॉब्लम की तरह हमें देखना चाहिए। तो जो ये अटैक है ये लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज़ को दर्शाता है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर एजुकेशन, ब्रोकन फैमिलीज़, लैक ऑफ कम्युनिटी इंटरवेंशन। फिर टेररिज्म जो है वो दिमाग से शुरू होता है। रेडिकलिज्म often stems from emotional and societal voids, not just from handlers or preachers.
तो बेसिकली ये क्या है कि जब किसी के साथ हम इमोशनल या सोशल वॉइड, अब घर में भी अगर एक बच्चा है, वो अगर थोड़ा-सा वो हो जाता है कि मतलब हाँ, मेरे साथ मेरे को इतना प्यार नहीं करते हैं या वो करते हैं, तो वो उसमें आ जाता है कि मैं अब इनके विरुद्ध जाऊँगा, तो वो बहुत अग्रेसिव हो जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि ये कोई बाहर से ही आके उसको सिखाए। Addressing root causes like poverty, lack of education, emotional neglect is essential. तब एजुकेशन एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, तो स्कूल्स में सिखाया जाना चाहिए उन्हें एकेडमिक से आगे जाके बच्चों को मॉरल करेज, एम्पैथी, मीडिया लिटरेसी और पीस बिल्डिंग सिखानी चाहिए। प्रपोज एजुकेशनल रिफॉर्म्स क्या हैं कि पीस स्टडीज़ जो हैं वो मिडिल स्कूल में कराई जाएं, मंथली सेशंस लगे इंटरफेथ हारमनी और डाइवर्सिटी पे, कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट्स हों फॉर प्रैक्टिकल एथिक्स। फिर रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड कम्युनिटीज़ में क्या रहेगा कि गवर्नमेंट सिर्फ पॉलिसीज़ पे फोकस ना करे, प्रिवेंशंस पे फोकस करे और जो लोग बच्चों के सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं वहाँ पे अपने फंड्स वगैरह दे, उनको रीच करे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। टीचर्स, सोशल वर्कर्स, लोकल पुलिस, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स, फॉर्मर ऑफेंडर्स, इन सब का ऐसा एक यूथ आउटरीच काउंसिल्स बनानी चाहिए ताकि वो लोग ये काउंसिल मॉनिटर करें बिहेवियर, एब्सेंटीज़म और इमोशनल वेलबींग बच्चों का और उनको हेल्प कर सकें। रिहैबिलिटेशन नॉट पनिशमेंट, तो जो बजट्स हैं वो बिल्कुल यूथ तक पहुंचाए जाने चाहिए जो कि एट रिस्क यूथ है, विद स्पोर्ट्स, थिएटर, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड थेरेपी। सक्सेसफुल एग्जांपल्स क्या आ रही हैं, जैसे तेलंगाना के जो ट्राइबल स्कूल्स हैं वो एम्पैथी और सेफ्टी वर्कशॉप्स चलाते हैं, केरला की पंचायत मॉनिटर करती हैं ड्रॉप आउट रेट्स और मेंटल हेल्थ पैटर्न्स। फिर डिजिटल एंड लोकल एम्पावरमेंट, तो हमें डिजिटल डी रेडिकलाइजेशन टूल्स भी यूज़ करने चाहिए कि डिजिटल टूल्स के थ्रू बच्चों को सिखाया जाए कि हमें ये मतलब ये इस रास्ते पे नहीं जाना है। उनमें एम्पावर करी जाए ग्रास रूट वर्कर्स जैसे कि स्कूल प्रिंसिपल्स, स्पोर्ट्स कोचेस, एनजीओज विद ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज। पीस थ्रू इमोशनल एजुकेशन, तो एक गुड टीचर या मेंटर यही रेडिकलिज्म को हटा सकते हैं। तो गवर्नमेंट को इमोशनल एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पीस जो है वो एक सिर्फ ट्रिटी नहीं है, इट इज़ अ सिलेबस। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है इंडियाज अर्बन फ्यूचर इज एट क्रॉस रोड्स। तो बेसिक अभी हम देखते हैं जो करंट अर्बन चैलेंजेस क्या हैं इंडियन सिटीज़, क्या सेवियर वाटर शॉर्टेजेस, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड और हीट वेव्स के साथ फाइट करने के लिए क्या रेडी हैं? नहीं। तो ये सब इश्यूज़ क्या है, ये अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज़ को पीक समर्स के टाइम बहुत दुखी करते हैं। अर्बनाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट, तो अर्बनाइजेशन ग्रो तो हो रहा है उससे, पर साथ में प्रॉब्लम्स भी ग्रो हो रही है जैसे कि पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, कंजेशन। तो ये जो इफ़ेक्ट्स हैं ये वल्नरेबल पॉपुलेशंस को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। फिर SDG 11 एंड पॉलिसी गैप, तो जो हमारा SDG 11 है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, वो इंक्लूसिव, सेफ, रिजिलियंट, सस्टेनेबल अर्बन एनवायरनमेंट्स की तरफ फोकस करता है। पर जो हमारे पास एग्जिस्टिंग टूल्स हैं जैसे कि नीति आयोग के SDG अर्बन इंडेक्स या ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये प्रॉपर मेजर ही नहीं कर पाते हैं कि अर्बन रियलिटीज़ क्या हैं, ये प्रॉपर मेजर करने में नहीं ही सही हैं। फिर मर्सरी और जो एक आधे इंटरनेशनल वो हैं वो इंडियन रियलिटीज़ के साथ मैच नहीं कर पा रहे हैं। तो एक न्यू कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क की बात करी गई है जिसमें 4 इंडेक्सेस डेवलप करे गए, सेफ्टी के 9 इंडिकेटर्स, इंक्लूसिविटी के 19, सस्टेनेबिलिटी के 15 और क्लाइमेट रेजिलियंस के। इन सब का डाटा वेरियस नेशनल सर्वेज और रिपोर्ट्स से लिया गया, शैनन एंट्रोपी मेथड को यूज़ करके। जो की फाइंडिंग्स निकाली गई वो ये निकाली गई कि जो अहमदाबाद है वो मोस्ट इंक्लूसिव है, बेंगलुरु सेफेस्ट सिटी है, सूरत मोस्ट सस्टेनेबल है, चेन्नई बेस्ट क्लाइमेट रेजिलियंस है, कोलकाता और जो जयपुर है वो लो परफॉर्मर्स रहे अक्रॉस सेवरल एरियाज। देन इम्प्लीकेशंस एंड इंसाइट्स, तो जो बिग गैप गवर्नमेंट रैंकिंग्स और एक्चुअल ग्राउंड परफॉर्मेंस में है वो बहुत ज़्यादा हैं। काफ़ी सिटीज़ के पास रेजिलियंस प्लान्स तो हैं, मतलब रेजिलियंस प्लान्स ही नहीं है। जैसे सिर्फ 16 के पास सस्टेनेबिलिटी स्ट्रैटेजीज़ हैं, 17 के पास रेजिलियंस स्ट्रैटेजीज़ हैं। वे फॉरवर्ड क्या है कि जो सिटीज़ हैं उनको बेटर SDG 11 मॉनिटरिंग टूल्स बनाने पड़ेंगे ताकि मेजरमेंट हो सके।
फिर स्मार्ट सिटीज़ मिशंस का जो डाटा सेंटर है उसको यूज़ करा जाए रियल टाइम प्लानिंग के लिए। अर्बन पुअर क्वालिटी ऑफ लिविंग सर्वेज रेगुलरली कंडक्ट करी जाएँ। लोकलाइज़ प्लानिंग, हर सिटी के पास अपना कस्टमाइज़ डाटा ड्रिवन स्ट्रैटेजीज़ हो, ये इनकरेज करा जाना चाहिए। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर